आपने कहा योगी आदित्यनाथ जो होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2027 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे। क्या ये वो समय है कि योगी आदित्यनाथ ही की कुंडली सपोर्ट कर रही है कि वो उनका प्रमोशन हो जाए एक तरीके का? 102% मोदी के बाद सिर्फ और सिर्फ योगी जी। उनको डेस्टिनी ने डिसाइड किया है। योगी जी की कुंडली में जबरदस्त राजयोग चल रहा है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी टोटली एक साइंस है, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड। जीवन में जो कुछ घटित होता है जीवन में दशाओं की वजह से होता है। 2027 में मोदी जी को राहु की महादशा आ रही है। जो मोदी जी की कुंडली है बहुत ग्रेसफुल मोड में वो रिटायरमेंट मोड में जा रहे हैं और यहाँ पर उनका राष्ट्रपति बनना तय है। अच्छा, इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर से रिटायरमेंट होने के बाद वो हम प्रेसिडेंट में जाएंगे। फिल्म अब शुरू होगी 2027 से। 2027 से भारत में सनातन की एक पुनरुत्थान की एक नया समय आएगा। अच्छा। आप जब किसी के साथ गलत करते हैं कर्मा वापस आते हैं। सनातन का मतलब ये नहीं केवल घंटा बजाना और पूजा करना। सनातन अपने आप में एक साइंस है। सनातन अपने आप में एक जीने की कला है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं हजारों साल से। यहाँ पर आपका पैसा और पावर एकदम जीरो हो जाए किसी व्यक्ति से मिलने में, वो चमत्कार ही है। ज्योतिष के अंदर रत्नों की जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। फिर ये ज्योतिष फर्जीवाड़ा धंधा। आप जब ईश्वर के पास जाओ ना तो ईश्वर से ईश्वर की तरह बातें करो। उसके साथ ये सौदेबाजी मत करो जो आपस में हम लोग करते हैं। हमारा एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत प्योर साइंस है। इसको बदनाम कर दिया गया है, इसको रेमेडी बेस्ड कर दिया गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हेलो भाई, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट बेहद शानदार होने वाला है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पॉडकास्ट को पूरा करने के बाद। इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि ये पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत सारी एक्चुअल, लॉजिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज मिलने वाली है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई, और उन सारे मिथ्स को हम लोग यहाँ पर बस्ट करेंगे जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए रील्स में आप सुन रहे हैं। बहुत सारे हैं। एक कोई आपने उपाय सुना होगा कि अपने प्राइवेट पार्ट पर आप दही लगाएंगे तो आपके साथ जिंदगी में ये होगा। क्या वो सच होता है या उससे आपको नुकसान हो सकता है, ये आप जानिएगा। दूसरी बात, आपने एक रील देखी होगी जिस रील में 2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति बन जाने और योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बन जाने की बात कही गई। क्या वो फैक्ट? आज उन्हीं एस्ट्रोलॉजर को मैंने स्टूडियो में इन्वाइट किया है। अंकित अग्निहोत्री जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और आज मैंने उन्हीं से इन सारी बातों पर बात की है। वो बेहद अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं क्योंकि लॉजिकल बात करते हैं, रेमेडीज का झुंझुना आपको नहीं देते। दूसरी तरफ एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक लाइफ कोच हैं। आप जब पूरा पॉडकास्ट सुन लेंगे तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये आप भी बोलेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आप जो भी फीडबैक देना चाहें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बहुत जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। अंकित जी, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। और जब मैंने आपको रील में देखा, एक रील मैंने आपकी देखी, उसके बाद मैंने आपको इनविटेशन भेजा और उस रील के अंदर आप बड़े ही दावे के साथ एक बात कह रहे हैं। लोगों ने भी देखा, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी आपको बहुत ही दावे के साथ ये बोलते देखा कि भाई 2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रेसिडेंट हो जाएंगे और योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मैं तो आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के वो कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से लॉजिक्स हैं जिस पर आपको इतना भरोसा है कि ऐसा होना ही होना है? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने ये प्रेडिक्शन की थी और उस प्रेडिक्शन पर मैं आज भी कायम हूँ और ये हमेशा डेटा आर्काइव में रहेगा। आने वाले टाइम में आप इसको होते देखेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी टोटली एक साइंस है, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड। जब आप किसी इंसान के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो उसके गलत होने के कोई चांस होते नहीं है अगर आपको रीडिंग ढंग से करनी आती है। आप मोदी जी का चार्ट जब रीड करेंगे और जितने भी उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए, आपने पूछा आप कैसे बोल रहे हो, मैंने जितने मेरे उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है जी, लगन में ही नीच भंग राजयोग बन रहा है, चंद्रमा बैठा है वहाँ पर। और उसके बाद आप देखिए, मैं लाइफ में आपको अगर कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन देनी है तो देन आप बैक कैलकुलेशन में देखिए कि किस टाइम पर क्या चीज़ हो रही है। हम बैक कैलकुलेशन में चेक कर रहे हैं जब वो सीएम बने फर्स्ट टाइम, वो सेकंड टाइम सीएम बने, थर्ड टाइम सीएम बने, कौन सी दशाएं थी, कौन सी ट्रांजिट थे, सारे फॉर्मूले फिट आ रहे हैं। देन फिर वो पीएम बने 2014, 19, 24, 19 तक बड़ा अच्छा चल रहा था। 24 से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। आप देखिए रिजल्ट उतना फेवर में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो बने, उनको बनना था। अब दो चीज़ें हुई जब पीएम बने। जिस दिन का रिजल्ट आ रहा था, आई थिंक 5 जून को रिजल्ट आया 2024 को,
2 जून को उनको मंगल में बुध की अंतर्दशा लग गई थी। बुध उनकी कुंडली में रेट्रोग्रेड कंबस्ट होकर बैठे हैं, पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, रिजल्ट उनके फेवर में उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन ये जो मंगल की दशा है, ये इनकी कुंडली में लगन लॉर्ड है, लगन में बैठे नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जो एकदम प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि जब तक वो हैं इनकी दशाओं में, तब तक इन्हें सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता, न कोई ताकत न कोई शक्ति। ये इनके इन प्रकार हैं, वो सत्ता में रहेंगे ही। लेकिन अब दशाएं बदलेंगी, समय बदलेगा, समय बदलेगा, आसपास का माहौल बदलेगा। जीवन में जो कुछ घटित होता है जीवन में दशाओं की वजह से होता है। ठीक है, 2027 में मोदी जी की मंगल की महादशा खत्म हो रही है। 2027 में मोदी जी को राहु की महादशा आ रही है। राहु उनकी नवमांश कुंडली और आप लग्न कुंडली और बाकी चीज़ों से मैं कैलकुलेशन क्लोज नहीं करता, आप करेंगे तो वो रिटायरमेंट मोड पे जा रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी की कुंडली है बहुत ग्रेसफुल मोड में वो रिटायरमेंट मोड में जा रहे हैं, और यहाँ पर उनका राष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में इनडायरेक्ट वे में वो सत्ता में उनका एक इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। पावर इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर से रिटायरमेंट होने के बाद वो हम प्रेसिडेंट में जाएंगे। प्रेसिडेंट हम भारत की दशाओं की भी गणना कर रहे हैं। भारत में अगर आप देखो तो भारत में भी अभी मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी जी, जो कि एक मेजर इवेंट है, 2 अगले 7 साल रहेगी। तो भारत में आर्मी का इंटरफेरेंस और ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। आप देखिए 2027 में इलेक्शंस भी हैं राष्ट्रपति के। तो देखिए सारे कॉम्बिनेशंस को जब आप फिट करते हैं तो आपको यहाँ पर मोदी जी का एक फेस निकल के आ रहा है, एक ग्रेसफुल विदाई। अच्छा, 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, और आपने कहा योगी आदित्यनाथ जो होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2027 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे। क्या ये वो समय है कि योगी आदित्यनाथ ही की कुंडली सपोर्ट कर रही है कि वो उनका प्रमोशन हो जाए एक तरीके का? 102%, 101%, 100% बोलते हैं। क्योंकि सवाल का जवाब ना पूरी देश ढूंढ रहा है कि मोदी के बाद कौन? बिल्कुल, मोदी के बाद सिर्फ और सिर्फ योगी जी। उनको डेस्टिनी ने डिसाइड किया है। सिंह लगन की कुंडली है, वीनस की महादशा 2024 में स्टार्ट हो चुकी है, अगले 20 साल रहनी है। वीनस पे वीनस चल रहा है 28 तक। इसी टाइम 27 के आसपास ट्रांजैक्शंस बदलेंगे भारत की कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में, और योगी जी की कुंडली में ज़बरदस्त राजयोग चल रहा है। मैं बोलूँगा 2017 से योगी जी भारतीय राजनीति में और उभर कर आए हैं। तो ये ट्रेलर है। फिल्म अब शुरू होगी 2027 से। 2027 से भारत में सनातन की एक पुनरुत्थान की एक नया समय आएगा। जिसके अगवा बनेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ, और अगले 20 साल तक भारत में जो सनातन है, हिंदुत्व है, उसके बोलते हैं ना चरमोत्कर्ष, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएंगे। आप एग्जाम्पल देख ही सकते हैं उनकी कार्यशैली, संबल खुद रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें खुदेंगी, मंदिर बाहर आएंगे। क्योंकि आप देखिए, आप जब किसी के साथ गलत करते हैं, कर्मा वापस आते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने जो कुछ भी किया, हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। आज भी हम सोने की चिड़िया, नॉलेज में भी हम सोने की चिड़िया थे, बिल्कुल, हम साइंस में भी सोने की चिड़िया थे। ये जितने एक्सपेरिमेंट हुए बड़े बड़े, न्यूटन से लेके जितने हुए, सब उसी टाइम की हुए जब हम गुलाम थे। अब क्यों नहीं कर लेते अंग्रेज कोई नया एक्सपेरिमेंट? क्या करते थे, हमारी थीसिस उठा के चोरी करके पढ़ते थे और उसको डिस्ट्रॉय करके अपना नाम दे देते थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, हम कितने एडवांस थे जी। तो और योगी जी के टाइम में हम और एडवांस होंगे। सनातन का मतलब ये नहीं केवल घंटा बजाना और पूजा करना। सनातन अपने आप में एक साइंस है, सनातन अपने आप में एक जीने की कला है, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं हजारों साल से। न्यूटन तो ग्रेविटी का लॉ मुझे लग रहा है 16वीं 17वीं शताब्दी में लाए होंगे, लेकिन 12वीं सदी में भास्कराचार्य जी, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आप जानते, उन्होंने एक बुक लिखी थी लीलावती। तो लीलावती उनकी बेटी का नाम था। तो उस बुक में वो ग्रेविटी के बारे में बता रहे हैं कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। और चूँकि हमारी जो एजुकेशन थी, हमारी जो शिक्षा थी, उसको नष्ट किया गया विदेशी लोगों के द्वारा, और फिर अंग्रेज आए, उनमें समझ थी, उनमें टैलेंट था। उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लाओ इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, धर्म वर्म के चक्कर में नहीं पढ़े, उन्होंने कहा इनकी जितनी नॉलेज है ये सब हम ले लेते हैं, और उस नॉलेज को अपना नाम दे दे के शुरू किया। एक और रॉबर्ट मेयो का रूल आता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये बात तो हमारे श्री कृष्ण या गीता में 5000 साल पहले ही बोल गए थे
कि आत्मा अजर है, अमर है, इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज मैं ये जो है ये कपड़े हैं जो मैंने पहन रखे हैं जी, आई थिंक मैं तो कई टाइम से चलता आ रहा हूँ ना अपनी लाइफ में, और उन्हीं कर्मों का भोगने मैं इस जीवन में आया हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी आपकी स्टेब्लिश करती है कि क्यों हर व्यक्ति अंबानी के यहाँ नहीं जन्म लेता, क्यों हर व्यक्ति कुछ ऐसी बीमारियां लेकर पैदा होता है। 5 साल के बच्चे ने क्या गलती कर दी होगी कि वो कोई जन्मजात ऐसी गंभीर बीमारी लेकर आया, कोई पाप नहीं किया होगा ना। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके सर पर एक कर्मों का पोटली या टोकरी होती है, उसमें अच्छे बुरे सारे फल रखे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रारब्ध डिसाइड होता है। तो इसीलिए रीजन्स होते हैं कि कई लोग अपने जीवन में बहुत कष्ट में जीवन लेकर आते हैं, संघर्ष में जीवन जीते हैं। कई व्यक्ति एकदम बोलते हैं ना, सोने की चम्मच चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते, कुछ करना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। अब जो बच्चे किसी उद्योगपति अदानी जी या अंबानी जी का पैदा, उन्हें क्या करना है, उन्हें बस पढ़ना है, अपना बिजनेस संभालना, उन्हें कुछ करना नहीं है। जिसे कहते हैं पका पकाया मिल गया, बस उसे आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में मेरे जो टिप्पणियां हैं एकदम आप अभी भी उस पर 101% सही है। ये डेटा कहीं नहीं जा रहा, आप 2027 में चेक करेंगे। और देखिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलता हूँ, इतना प्योर साइंस है जी, ये टोटली एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, ये कोई सूडो साइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तक में क्लियर है। किसी ने 2004-05 में PIL डाली थी कि ये तो ऐसे ही तुक्का है, ये तुक्का नहीं है, तुक्का बना दिया कई लोगों ने जिनको नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, मैं बोलता हूँ, और आप कोई प्रेडिक्शन दे रहे हैं जी, प्रेडिक्शन अगर गलत जा रही है तो दो ही चीज़ें गड़बड़ है, या तो एस्ट्रोलॉजर गड़बड़ है, उसको नॉलेज नहीं है जी, या फिर जो डेटा आपने लिया है वो कहीं कुछ मिसमैच है, कुछ एरर है उसमें। बाकी एस्ट्रोलॉजी 100% सही है, उसमें 1 रुपए की कहीं मिक्सिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और ये आपके प्रारब्ध को डिसाइड करती है कि आप करने वाले क्या हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, डेस्टिनी ही अगर सब कुछ है, अगर डेस्टाइंड है हर चीज़ कि भाई मैं कहाँ पैदा होऊंगा, मैं किस घर में पैदा होऊंगा, मुझे खाने को कितना मिलेगा, मेरी शादी किससे होगी, मैं कितना पढ़ूंगा, क्या करूंगा इस दुनिया के लिए, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर सब कुछ अगर डिसाइडेड है और पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से ही हिलता है, तो फिर मेरे जो किए हुए चीज़ें हैं वो कहाँ इम्पैक्ट डालेंगी। मान लीजिए मेरी जो प्री डिस्टाइंड एक जर्नी है उसके अकॉर्डिंग मेरे तय है कि मैं किस करियर में जाऊँगा या मैं क्या करूँगा इस दुनिया में, फिर क्या सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। मुझे CA बनना था, इसीलिए मैंने कॉमर्स ली थी, इसीलिए मैंने पढ़ाई अकाउंट्स की थी, इसीलिए सब कुछ हुआ, या ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ? ये बड़ा सवाल रहता है लोगों का, जब सब कुछ फिक्स है तो कर्म क्यों करें? कर्म क्यों? कर्मा का क्या वैल्यू? और अगर कर्म करने से ही सब कुछ मिल जाता है तो फिर प्रारब्ध क्यों? जी, खत्म बात, फाड़ के फेंक दो कुंडली, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इन दोनों की महत्ता है, दोनों की नहीं तीनों की महत्ता है, मैं आपको बताता हूँ। और सभी का जो रेशियो है 33% है। पहली चीज़ है आपका प्रारब्ध, आप एक डेस्टिनी लेकर आए, उसका आपके जीवन में 33% एक रोड मैप आपको दे दिया गया कि ये रोड मैप है आपकी लाइफ का, आप इस उम्र में यहाँ, इस उम्र में यहाँ, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आपको जाना है। फिर आप बर्थ लोगे तो ईश्वर ने आपको एक मस्तिष्क दिया, दिमाग दिया, ये सोचेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एकदम खाली बैठे रहो। तो फिर पुरुषार्थ आपका जागता है, पुरुषार्थ से आप अपनी डेस्टिनी को एक्टिवेट करते हो। ठीक है, एक्टिवेट करोगे आप, उस पुरुषार्थ के साथ फिर आप आगे बढ़ोगे, लेकिन उसमें कई बार हर्डल्स आते हैं। तो फिर हमें तीसरी चीज़ प्रेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम प्रार्थना बोलते हैं। वो हम अच्छे कामों से अर्न करते हैं, अच्छे कामों से हम उसको लेते हैं। मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ, इस लाइक 3P काम करते हैं पूरी एस्ट्रोलॉजी और पूरे वर्ल्ड में, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करता। चाहे जितनी रेमेडी कर डालो, कर करके मर जाओ, कुछ नहीं होना। चाहे जितने आप नग पहन लो, कुछ पहन लो, मैंने भी पहन रखा है, लेकिन मैंने अब इसको ऐसे ज्वेलरी पहन रखा है। मैं बता दूं, कोई कमेंट करे, क्योंकि पहले मैं जब कोई चीज़ बोलता हूं तो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूं। पिछले 10 साल से पहन रखा है, बिल्कुल बकवास है, बट महंगा है तो फेंक नहीं सकता, खत्म बात। तो लाइक ए ज्वेलरी है ये, ठीक है। तो फर्स्ट P है वो प्रारब्ध है आपका, आप एक प्रारब्ध लेके आए। सेकंड P इज आपका पुरुषार्थ, एंड थर्ड P इज योर प्रेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 33 सेम कॉम्बिनेशन होते हुए एक व्यक्ति की कुंडली में, जैसे मोदी जी जिस टाइम पैदा हुए, बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। सही बात है। अब बोलोगे सब प्रधानमंत्री को नहीं बन रहे लाइन से, सबकी वही दशाएं लग गई, सबकी वही चीज़ें शुरू हो गई। और जैसे तो अब इनमें क्यों नहीं हो रहा? फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी गलत है? मैं बोलूँगा नहीं, एस्ट्रोलॉजी एकदम ठीक है। सभी का प्रारब्ध एक था, लेकिन सभी ने यहाँ पर आकर अपना पुरुषार्थ अलग किया, उनके साथ प्रेयर्स हैं वो अलग हैं। ओके। अब मैं आपका पुरुषार्थ नहीं जानता ना, मोदी जी का पुरुषार्थ पूरी दुनिया देख रही है,
वे व्यक्ति कितना काम करता है, 12-15 घंटे, किस तरीके से उनका जीवन का एक होता है ना कि संन्यास की अवस्था में रहते हुए जी सब कुछ छोड़ दिया, तो एक पुरुषार्थ उनका एक्टिवेट हुआ। तो जो डेस्टिनी ने दिया था उस पुरुषार्थ ने उसको और इन्हेंस और कर enhance दिया। कर दिया। ठीक है, उनके टाइम में जो पैदा हुए होंगे उनकी दशाओं में वो भी अपनी जगह ठीक होंगे, सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उनका पुरुषार्थ इस लायक नहीं है कि उस चीज़ को कर पाए। लेकिन एक चीज़ और भी उस है। लायक प्रेयर नहीं है कि उनको वहां तक ले अभी जा आपने पाए। बीच में एक बात कही थी कि कोई व्यक्ति चांदी के चम्मच के साथ पैदा होता है, यानी कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जिस परिवार में सारी चीजें हैं। जी उसी सेकंड पर एक बच्चा वो भी होगा जो गरीब के घर में पैदा हुआ। जी, तो फिर ये अंतर क्यों? उसी सेकंड दोनों बच्चों की जर्नी शुरू होगी। हाँ, ये अंतर है आपके संचित कर्म। आप यहाँ पर आ रहे हो विदाउट रीजन नहीं आ रहे हो इस दुनिया में, कोई रीजन की वजह से तो आ रहे हो ना। अगर आपके आने का कोई बोलते हैं ना, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, इसको यातना दे रहा हूँ, इसको परेशान दे रहा हूँ, मुझे अभी दंड दे दो, मुझे अगले टाइम का मत रखो। अब आप बोल रहे हो कि तुमने पिछले जन्म में ये किया था किसने इसलिए ये तुम ये इतना तकलीफ झेल रहे हो। तो गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि जिस दिन आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म मिला के जीरो हो जाएंगे मृत्यु के टाइम, तो वो मोक्ष की अवस्था, आपका अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया। लेकिन आपके अगर अच्छे कर्म है, बहुत अच्छे कर्म है, लाइक राजा दशरथ, तो भी आपको आना पड़ेगा उनको भोगने। बिल्कुल। राम जैसे पुत्र मिलेंगे आपको, ठीक है। आपके बुरे कर्म है तो भी आपको आना पड़ेगा उनको भोगने। ये कर्म जो श्रीमद् भगवत गीता में है, ये कर्मों के जो चक्रव्यूह है जी इसमें हम उलझे हुए हैं, और कर्म आपका जन्म जन्मांतर से पीछा कर रहे हैं। आपकी मेरी मुलाकात हो सकता है कई जन्म पहले भी हुई हो, कुछ रह गया हो आपसे लेना मेरा देना, कुछ डिस्कशन, तो आज हम आज हम बैठे हुए हैं कर्मों का हम अपने एक एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी फिलॉसफी है, वो उसका जो कीवर्ड कर्म है। यहाँ पर चमत्कार नहीं होते एस्ट्रोलॉजी अच्छा, में। अगर आप कह रहे हैं हर एक एक्शन हमारा डेस्टिनी में कोई ना कोई लेना देना है, इसीलिए हो रहा है, अभी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनका भी हमारे साथ कोई लेना देना है? बिल्कुल, इस टाइम जो सुन रहे हैं मुझे, तो शायद उन तक ये मैसेज जाना चाह रहा है कि आप जो गलत जगह फंस रहे हो रेमेडीज में, उल जुलूल कामों में कि आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, तो मैं एक मैसेंजर हूँ, एक आपके डाकिया थ्रू हूँ। ये ज्ञान उनको मैं मिलना केवल था। इतना बोलूंगा कि जीवन में आप लोग भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवत गीता को मानते हो, तो उसमें लिखा हुआ भी मानो कि कर्मण्येवाधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, आप कर्म करो ना। जब आप कर्म नहीं करोगे तो कौन सी रेमेडी आपको 2 महीने में करोड़पति बना देगी? कौन सी रेमेडी ऐसी होगी जो आपके घर की सीलिंग फट के पैसा ही पैसा गिरने लगेगा? कुछ नहीं होगा। देखिए, कर्म के बंधनों में तो आपके प्रभु, हमारे प्रभु राम भी बंधे थे। जी मैं तो सबको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हनुमान जी गए सीता मैया की पता करने, तो वो तो 2 मिनट में ला सकते थे बैठा के। तो सीता मैया ने कहा भी, तो उन्होंने कहा नहीं मैया, कुछ दिन धीर धरो, अभी आप थोड़ा सा संयम रखिए। अब मैं अगर आपको यहाँ ले जाऊंगा तो मैं अपने जो प्रभु हैं उनके कर्मों में बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ। ये उनका कर्म है, ये वही करेंगे, वही आपको ले जाएंगे। मैं तो 1 मिनट में ले जाऊँ, मैं तो पूरी लंका जला दी। मेरे लिए रावण क्या लेके है? जा सकता था। मैं तो पवन पुत्र हूँ, यहाँ बैठा लूंगा, 2 मिनट में निकल लूंगा, 2 मिनट मुझे आने में लगे, 2 मिनट जाने में, खत्म खेल। लेकिन कर्म भोगने थे माँ सीता को भी। कर्मों का जो कुछ था वो दशरथ को पुत्र वियोग श्रवण कुमार की वजह से, कि पुत्र वियोग में उनकी जो मृत्यु हुई, ये सब देखिए इंटरलिंक्ड है। क्योंकि दशरथ जी से अनजाने में श्रवण कुमार को बाढ़ लग गया था, तो उनके पिता ने उनको श्राप दिया था। उस श्राप का भोग करना था कि जब आपकी मृत्यु होगी तो उस टाइम आपका पुत्र नहीं होगा। तो देखिए कैसे डेस्टिनी इंटरलिंक्ड होती गई। उन नारद जी को विष्णु जी ने एक बार मजाक में वानर का रूप दे दिया था, वो शादी करने जा रहे थे, तो नारद जी ने श्राप दे दिया था कि एक टाइम ये वानर ही आपकी हेल्प करेंगे। तो देखिए डेस्टिनी कैसे घूम रही है, जन्मों कौन काटता राम के बंधन जो हनुमान ना होते। तो उन बंदरों ने, उन वानरों ने ही उनकी मदद की जी। तो देखिए सब अपना अपना भोग भोगने आए थे। सीता माँ अपना भोग भोगने आई थी, दशरथ जी अपना भोग भोगने आए थे, राम जी अपना भोग भोगने आए थे, रावण का अपना एक प्रारब्ध था। और ये सब इसलिए मिले क्योंकि सब इंटरलिंक्ड थे। यहीं पे एक सवाल आता है, एक आम जिंदगी से, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, मेरे माता पिता जो हैं, मेरे भाई बहन जो हैं, जो दोस्त मैंने बनाए, क्या सबसे मेरा कोई लेना देना था इसलिए हम सब एक जगह पर आए? इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता, जो कुछ हो रहा है उसका एक कारण है। जीवन में कई लोग आपके आते हैं, मित्र बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। कुछ लोग जीवन में बोलते हैं बहुत सुख देने आते हैं, कुछ लोग जीवन में अकारण कष्ट देने आते हैं। हम सोचते हैं कई बार, मैं अपनी लाइफ में, हर आदमी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखता है। कोई व्यक्ति आया, यार मैं तो उसको जानता भी नहीं था, अचानक आया, मेरी मदद करके चला गया, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो मिल नहीं रहा।
आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो वो आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे। कई बार आप जब होते हो ना, सर पकड़ के बैठ जाते हो, अब तो गया, तो कोई चीज़ आती ना निकाल के ले जाती, कोई फ़ोन आ गया, टेंशन मतलब चलो कोई बात नहीं, ये कर्म है। कुछ जीवन में आपका एकदम प्लान चल रहा है, शादी होने वाली, कुछ होने वाला है, अचानक कोई रुकावट आ गई, कोई जीवन में बड़ी घटना घट गई जो हम एकदम तैयार ही नहीं थे, वो भी आपके कर्म है सर। तो तुलसीदास जी देखो कह गए 600 साल पहले, वो भी कह गए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, वो भी कर्म की प्रधानता बता रहे हैं। श्री कृष्ण भी कर्म की प्रधानता बता रहे हैं। जो वैदिक ज्योतिष है, जो असली ज्योतिष है, वो भी कर्म की प्रधानता बता रहा है। कोई चमत्कार नहीं कर रहा। चमत्कार तो क्या विष्णु जी नहीं कर सकते थे, कृष्ण जी नहीं कर सकते थे, किए नहीं किए, क्योंकि ये जो लोक है ये कर्म प्रधान लोक है, मृत्यु लोक जी। यहाँ चमत्कार लोगों की और चमत्कारी लोगों की आवश्यकता नहीं है। जिनको पुरुषार्थ हो, जिनमें आपके कर्म करने की शक्ति हो, वही यहाँ पर विजेता बनेंगे। और जो चमत्कारी हैं, जो सिद्ध है, वो आपको मिलेंगे नहीं। अच्छा, सिद्ध व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने कहा चमत्कार, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो कहती है चमत्कार को नमस्कार, जो चमत्कार करके दिखा देगा मेरे लिए वो सिद्ध है। तो आज की दुनिया में मैं कैसे मानूं कि फलाना व्यक्ति जो है या वो जो व्यक्ति है वो सिद्ध है? सिद्ध इन द सेंस कि वो एक्सपर्ट हो चुका है अपनी चीजों में, वो आपको क्या चमत्कार काफी है? हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर उसने ऐसे हाथ कर दिया, ऐसे गुरु माएँ बहुत सारी बन रही हैं आजकल, बड़ी सी बिंदी लगा लो, गुरु माँ गुरु जी बन रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो चमत्कारी है, आपके जीवन के सारे कष्ट हट सकते हैं। मैं चमत्कारी व्यक्ति की डेफिनेशन बहुत सरल और सिंपल लैंग्वेज में जानता हूँ। उसके बाद में फिर मैं एक चमत्कारी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है। अगर आपको अगर किसी ऐसे व्यक्ति में मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से वो चमत्कारी है। जहाँ पर आपका पैसा और पावर एकदम जीरो हो जाए किसी व्यक्ति से मिलने में, वो चमत्कारी है। जहाँ पर आप अपने धन से, अपने बल से, अपने सत्ता के प्रयोग से ना पहुँच पाएँ, वो व्यक्ति चमत्कारी। जहाँ पर आपका पावर काम कर जाए, पीएमओ से फ़ोन आ चला गया, फलाने खुद उठ के चले आए बाबा जी, अब बाबा अंबानी क्या सब पहुँच गए कि चमत्कारी है? ये तो सर्वसुलभ, जो सर्वसुलभ है वो सिद्ध नहीं है, सीधी सी बात है। अब वहाँ उन्होंने तो, अब आज मेरे पास अगर मैं 50,000 करोड़ की शादी करूँ अपने बच्चे की और मेरे यहाँ सारे बैठ जाए तो क्या सब सिद्ध होंगे? वो कोई सिद्ध नहीं है। वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में जो सिद्ध होगा वो कंदराओं में मिलेगा, गुफाओं में मिलेगा। अरे सब कुंभ चल रहा है, चले जाइए, कोई सर पे हाथ रख देगा, पता भी नहीं चलेगा, सिद्ध पुरुष बगल से निकल जाएगा आपके। इतना पॉजिटिव हो रहा होता है उनका। ये ऐसे नहीं मिलते जो माया मोह में फंसे हुए, चार्टेड प्लेनों में चलते हुए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मैं बोल रहा हूँ बेकार है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। अब जो खुद चार्टेड प्लेन में चल रहे हैं, जिनको बहुत महंगे शौक है, वो आपको बोल रहे हैं माया मोह छोड़ दो, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप तो छोड़ो, आप तो हमें दिखो कि आप शाइनिंग मार रहे हो, फाउंडेशन लिपस्टिक लगा के बैठे हो व्यास पीठ पे, ज्ञान बांट रहे हो, हमसे कह रहे हो शरीर तो नश्वर है, इसकी क्या करना, आत्मा की शुद्धि करो। तो आप में भी तो हमें दिखे। छोड़ दो आप शरीर, जैसे होते थे हमारे ऋषि मुनि, शरीर पे ध्यान ही नहीं देते थे। गौतम बुद्ध या महावीर जी तपस्या कर रहे थे, चींटियों ने पूरा वो बना लिया था दिमाग ने, उनको शरीर का सेंस ही नहीं रहा। इस बार के कुंभ में एक नया शौक चढ़ा है सर, जटाएं जो हैं वो आर्टिफिशियल आने लगी हैं। आर्टिफिशियल हाँ, कोई भी व्यक्ति, अब मैं चाहूँ तो मैं अपने बालों में उन जटाओं को लगवा सकता हूँ। बहुत लोग लगाकर घूम रहे हैं और बहुत वायरल हैं वो लोग सोशल मीडिया पर। क्या बोलूँ, मैं तो एक श्लोक बोलता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ जी, कि दुखेश्वनु दुग्मना सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। श्लोक 56 गीता का अध्याय 2। आप पूछना सिद्ध पुरुष क्या, तो वो तो हमें 5,000 साल पहले लिख के देगा कि ये सिद्ध पुरुष ऐसा मिल जाए तो चले जाना। इसको हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ जी। जिस व्यक्ति के लिए सुख और दुख समान अवस्था हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंस रहा, आनंदित है, हर वक्त आनंद की अवस्था में है, जो भय राग क्रोध इन सब से मुक्त है, जो एकदम स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर है, किसी भी स्थिति में ऊपर नीचे नहीं हो रही, वो सिद्ध पुरुष है। आपको मिल रहा है तो सर आपके, फिर मैं कहूँगा प्रारब्ध या कर्म बहुत अच्छे। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, मुझे आज तक नहीं मिला, जो दिख रहे हैं वो उनमें एक में भी, जितने भी दिख रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं लेता, बट उनमें आप देखो गुस्सा आ जाता है इनको बहुत जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, किसी के बुलावे पे उठ के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें तो सिद्ध पुरुष के लक्षण नहीं है। एक अब जो है कि उनके फॉलोअर हालांकि नाराज हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो सिद्ध पुरुष नहीं है। अभी आज हम बैठे हैं और ये जब भी जाएगा पॉडकास्ट, लेकिन आज एक बहुत दुखद घटना हुई। कुंभ में काफ़ी लोगों की भगदड़ मचने से मृत्यु हो गई। बिल्कुल। वहाँ पर एक
इंडिया के सबसे नंबर 1 पर्चे वाले बाबा थे, जो भविष्य बता देते थे लोग का। जी। तो रात को प्रशासन को बता देते ना कि यहाँ भगदड़ मचने वाली है, आप थोड़ी सी व्यवस्था ठीक करो या रोक दो। तो वो जब खुद मौजूद थे, खुद उस भविष्य घटना का पर्चा निकाल देते। पर्चा निकालते, तो वो निकाल देते हैं ना, वो तो बहुत फेमस हैं, तो नहीं निकाल पाए। तो सर वही बात है, सत्य को कोई प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिद्धियां व्यक्ति के पास हों तो उसे मेरा हिसाब से बड़े कामों में लगाना चाहिए। किसी की नौकरी लगवाने में वो बोलते हैं ना, पर्चा निकाल के तेरी 2026 में नौकरी लग जाएगी, बहस हो गई, बहस मिल जाएगी, तुझ पे किसी ने कुछ किया कराया वो ठीक हो जाएगा। ये तो छोटे मोटे काम है, बड़े काम करने चाहिए। इस घटना को रोक देते। इस घटना को रोकते, पूरे प्रशासन को आगाह करते कि कुंभ में 2 बड़ी घटनाएं घटेंगी, पहले ही पर्चा निकाल के रख देते। और हमने बोला एस्ट्रोलॉजी में दिख रहा था, मैं उसको रीजन बताता हूँ कि और अभी भी दिखेगा। अच्छा, जैसा अब चल रहा है, जैसे इस घटना का प्रोडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से हो सकता था। बिल्कुल दिख रहा है सर। उसका कारण बताता हूँ, भारत की कुंडली से साथ में लगा के, ठीक है। ये दिख रहा था इंडिकेशंस, ठीक है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर ने इसको बताया भी था, हमने भी इसको बताया था। लेकिन ये कि सरकार कितना इस पर एक्शन लेती, वो उसका एक अलग सब्जेक्ट है। तो पर्चे वाले बाबा निकाल के रख देते, ये 2 चीज़ें नहीं रखी ना, कि आग लगेगी, फिर मौनी अमावस्या को भगदड़ होगी, तो प्रशासन पहले से ही भीड़ कम कर ले। मैं बताता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली कैसे दिख रहा था। 14 जनवरी को या 13 जनवरी को कुंभ शुरू हुआ है जी। अब हम भारत की कुंडली लगा देते हैं। वृषभ लगन की कुंडली है भारत की। तृतीय भाव में 5 ग्रह बैठे हैं जो नवम को देख रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। भारत की कुंडली में जो 12th लॉर्ड है मार्स, ठीक है, ये ट्रांजिट करते हुए रेट्रोग्रेड एंड नीच का ओके। डबलेटेड होके आपका 9th हाउस को देख रहा था 14 जनवरी से। ज़्यादा खराब कंडीशंस थी। और 9th हाउस आपका धर्म का हाउस होता है, धार्मिक आयोजन जो होते हैं उन सारी चीज़ों को दिखाता है। तो नीच का मंगल जब यहाँ देख रहा था तो एक इंडिकेशन था कि धर्म या धार्मिक जगहों में भगदड़ या फिर कुछ आग लगने जैसी घटनाएं, क्योंकि मंगल इन सबको दिखाता है। आप देखो तो इन सब में वर्ल्ड वाइड भी आपको सब दिखा, जैसे लॉस एंजल्स कहाँ पर आग लगी, आग है। जयपुर में एक टैंकर पूरा कितनी गाड़ियों को जला के ले गया, आगजनी की घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत दिखी। तो जब कोई प्लानिट को एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है, जब उसके मूवमेंट खराब होंगे तो फिर वो दिक्कत तो करेगा ही नहीं, हर जगह करेगा। भारत में कहाँ दिक्कत किया, धर्म भाव पर, नवम भाव पर इम्पैक्ट आया। और अभी भी 24 फरवरी तक जो मंगल है वो रेट्रोग्रेड है, तो स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है अभी भी आदमी को केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। और 24 फरवरी के बाद ठीक होगा मंगल, लेकिन इस बार ये पूरा कुंभ के ऊपर कहीं ना कहीं मंगल की जो खराब दशा है वो बनी रहेगी, खराब ट्रांजिट जो डिस्टर्ब कर रहा है इस बार इसको। ओके। तो ये अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पे मैं थोड़ा आता हूँ। आपने अभी बीच में कहा कि डेस्टिनी जो है और हमारा पुरुषार्थ जो है, जो हमारे कर्म हैं, वो बेसिकली हमारी पूरी लाइफ की जर्नी को बनाते हैं। हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस हाल में रहेंगे, देशकाल परिस्थिति क्या रहेगी। एस्ट्रोलॉजी का फिर क्या रोल है इसमें? एस्ट्रोलॉजी से क्या मैं कुछ बदल सकता हूँ? मुझे अगर अवेयर हो जाऊँ कि भाई अगले 1 महीना मेरे लिए ख़राब है, तो क्या मैं उसे बदल सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी से? देखिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए जो बोला गया है उसको जो प्राचीन शास्त्रों में एक नाम दिया गया, दैवज्ञ। अच्छा। दैवज्ञ जो आपका प्रारब्ध पढ़ने वाला, प्रारब्ध बदलने वाला नहीं। जो घट रहा है वो तो घटेगा। वो एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है आपने पूछा। एस्ट्रोलॉजी काम करती है एक नेविगेशन का, एक जीपीएस का। और एक जीपीएस आपकी जितनी हेल्प कर सकता है, आपको जीपीएस क्या दिखाता है कि आप इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ पर जाम है, आप अवॉइड करते हो। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी भी आपको बताती है कि आने वाले टाइम में आपका इस क्षेत्र में या कुछ आपकी हेल्थ को लेके दिक्कत है, आप केयरफुल हो जी। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, डेस्टिनी को तो करना ही है, उसको रुक नहीं सकता। अब आपके पास 2 चीज़ें तो बची ना, 2 पी। एक पी तो दे रहा है आपको नेगेटिविटी, अब 2 पी तो आपकी जेब में है। पहला पुरुषार्थ, आप सुबह से उठ के वॉक करने चलने लगे, मेडिसिन टाइम पे खाने लगे, जितनी बुरी चीज़ें थी उन्हें रोक दिया। तीसरा, आप फिर प्रेयर वाले पार्ट में चले गए, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर हमें थोड़ा सा शक्ति देना, जो ये टाइम आ रहा है इसको हम झेल सकें। वो टाइम आएगा। आपका एक्सीडेंट होना था सर, बहुत भयंकर भीषण, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो के अपना ड्रेसिंग करा के आप 1-2 दिन में अपने काम पर चलाए। क्योंकि आपको देखिए, ब्लेसिंग से तो सब कुछ बदल सकते हैं। ईश्वर जब दे रहा है तो ईश्वर ही हटा सकता है। तो जब आपके पास प्रेयर, आपको पता चल गया कि मामला गड़बड़ है, तो आप ईश्वर की शरण में जाइए ना। आप अपनी जो हैबिट्स हैं उनको ठीक कीजिए, तो यहाँ पर आपको फिर हेल्प मिल जाएगी। आपको कैरियर में कहाँ जाना है, कौन सा आपको जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है, आप एस्ट्रोलॉजिकली गाइड लीजिए उनसे।
आप जब उस दिशा में ज़्यादा काम करेंगे तो आपके जो रिजल्ट हैं ज़्यादा अच्छे आएंगे, आउटपुट ज़्यादा अच्छे आएंगे। सपोज ये एक जगह है और एक अलग अलग आपके यंत्र होते हैं जो बताते हैं कि कहाँ पर खोदें कि पानी निकले, हाँ, या कहाँ पर क्या मिलेगा मेटल। तो एस्ट्रोलॉजी वही है, मैंने चेक करके बता दिया आप यहाँ खोदो, यहाँ मिलेगा। तो खोदना तो पड़ेगा ना आपको। हाँ, अब आपको मैंने इतनी मेहनत बचा ली कि जो पूरा कमरा खोदना था, जिसमें आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते, आपकी एनर्जी वेस्ट होती। मैंने बोला क्या यहाँ पता हम उस जगह तक पहुंच भी पाते, नहीं पहुंच पाते, आप पहले ही हार जाते। तो फिर आप यहाँ पर खोदना शुरू करोगे, पुरुषार्थ तो आपको ही करना है। जी। मैं तो बता के चला गया, फिर कितना गड्ढे पे, कितनी गहराई पे क्या मिलना है वो आपके हाथ में है, आप उसको निकालो। तो एस्ट्रोलॉजी, आप जीपीएस में क्या जाम दिख रहा है तो क्या जीपीएस से आप जाम डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। या जीपीएस पे दही चढ़ा दो, जीपीएस पे कुछ टोना टुटका कर दो कि जाम हट जाएगा, नहीं हटेगा। जीपीएस ने आपको गाइड कर दिया, अलर्ट कर दिया, अब आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। आपको जहाँ जाना है आपको फ़ोन करना है, भाई 2 घंटे लग जाएंगे, फंस गया हूँ जाम में। जीपीएस ने आपको अलर्ट कर दिया मेंटली कि अब आराम से बैठे रहो, कुछ नहीं है, पंगेबाजी करने से चारों तरफ मामला गड़बड़ है, और यही जो मामला है यही सबसे सेफ है। तो आप शांति से बैठ गए ना। अब तो उछल ज्योतिष के कूद बंद कर उपाय दी ना। काम आते हैं क्या? लाल किताब के टोटके काम आते हैं क्या? ये रत्न, ये क्रिस्टल्स, ये सब काम आते हैं क्या? कुछ भी काम नहीं आता सर, एक ही चीज़ काम आती है, आपके अच्छे काम, आपकी प्रेयर्स, आपके कर्म। अच्छा। रत्न का मैं आपको बता देता हूँ, बृहस्पति के लिए पुखराज पहनते हैं, शनि के लिए नीलम पहनते हैं, बहुत सारे पहनते हैं। तो मेरी थोड़ी बहुत समझ कहती है कि बृहस्पति का द्रव्यमान इतना है कि उसमें करीब 12 पृथ्वी समा जाए, ऐसा कोई है डेटा। तो साहब 5 ग्राम 6 ग्राम या 6 रत्ती साहब इतने बड़े प्लानिट की एनर्जी को बैलेंस कर लोगे। आप लॉजिक लगाओ। तो पहला तो लॉजिकली आप ये फेल हो गया, ठीक है। दूसरा लॉजिक ये कि हमारी जो मूल एस्ट्रोलॉजी है उसमें कहीं भी रत्नों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, ज्योतिष के अंदर रत्नों की जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है। फिर ये ज्योतिषी फर्जीवाड़ा, ओके, धंधा। भाई कंसल्टेंसी आप मुझे कितने की दे दोगे? अगर मैं कंसल्टेंसी 5,000 10,000 रुपये मुझे फीस दे दोगे, मेरा पेट है बड़ा और मुझे करना है, पैसा बनाना है, और मुझे ये धंधा समझ में आ गया, तो मैं कहूँगा कि आप पुखराज लो। नहीं तो जीवन में आपके कुछ पुत्र होने ही नहीं, संतान ही नहीं होगी आपकी। लो, मैंने आपके मन में वहम डाल दिया कि जब तक आप पुखराज कितने का? जी 1.5 लाख का। अब आदमी अपनी जेब देखेगा, फिर सोचेगा यार संतान तो होनी चाहिए, फिर बेचारा कहीं से गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करेगा। जो चीज़ 30-40 हज़ार की उसमें आप 4-5 गुना कमाओगे। तो धंधा है सर, प्योर धंधा है। अरे आपको अगर संतान नहीं हो रही, सीधे ईश्वर की शरण में जाओ। उसने मना कर रखा है कि पुखराज पहन के आओगे तभी मैं तुम्हारी सुनूंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा। तभी कहते हैं ना, प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना में शक्ति है, और आप उनसे नॉर्मल बात करो कि भाई, और अच्छे काम करो। मैं तो ये कहता हूँ, पूजा करने का टाइम मिल रहा है करो। और ईश्वर से मैं सभी लोगों को जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको एक सलाह देता हूँ, एक एडवाइस करता हूँ कि भाई आप जब ईश्वर के पास जाओ ना, तो ईश्वर से ईश्वर की तरह बातें करो। उसके साथ ये सौदेबाजी मत करो जो आपस में हम लोग करते हैं। अगर मेरे बच्चा हो गया तो मैं सोने का मुकुट चढ़ाने आऊँगा शिरडी में। अरे शिरडी वालों को तुम्हारे सोने का मुकुट का क्या करना? हो तो फकीर थे, फकीर ही हैं, फकीर ही रहेंगे। या बालाजी पर हार चढ़ाऊंगा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये तो आप ये बोल रहे हो मेरे घर में बैठ के, ठीक है, आप मुझे से कोई चीज़ मांगो, फिर मेरी ड्रॉर से पैसे चोरी करके मुझे दे दो तो मैं हंसूंगा ना कि कितनी यार बेवकूफ़ इंसान है। सही बात है। आप जब ईश्वर के पास जाओ, जितने लोग प्रेयर करते हैं, मैं सबसे बोलूँगा, जब आप ईश्वर के पास जाओ और कुछ मांगो तो ईश्वर से बोलो, हे प्रभु आप मेरा काम करो। अगर बार्गेन करनी है, मैं आपका काम करूंगा। उसका काम क्या है? उसका काम है इस नेचर को अच्छा करना, यहाँ के जो लोग हैं उनकी हेल्प करना। तो जो आपकी कैपेसिटी हो, किसी भी निस्वार्थ भाव से आप हेल्प करो। किसी की एजुकेशन में हेल्प कर दो, किसी रोते इंसान को हंसा दो, इतनी प्यारी सृष्टि है, इसको खूबसूरत करने में, सफाई करने में कर दो। ये ईश्वर के काम है। आप उसको क्या दे रहे हो? सोना चांदी, उसको क्या करना? आप फैक्ट सोचो, लॉजिक से सोचो, आप उसको दे क्या रहे हो? 1.25 किलो लड्डू। गणेश जी मैं मोदक का भोग लगाऊंगा। भगवान तो कहते भाव के भूखे हैं। वो तो विदुर के यहाँ जो खाना खाया था श्री कृष्ण ने, वो तो भाव विभोर होकर इतने आनंद से खाया उन्होंने। कृष्ण दुर्योधन का जो राज आतिथ्य था उसको स्वीकार ही नहीं किया, त्याग ही नहीं किया। तो भगवान तो आप बोलते ना, सुदामा ने 2 चावल निकाल के दिए, उसी से खुश हो गए। वो उसी से खुश हो गए। जो तीनों लोग का स्वामी है, 2 चावल से खुश होके सब कुछ देने को आतुर हो गए अपना। तो फिर जो रुक्मणी जी ने हाथ थामा, आप थम जाओ, जब वो स्वर्ग लोग भी देने लगे। तो ईश्वर तो बहुत निर्मल है, हमने उसको बहुत लालची बना दिया। क्योंकि ईश्वर के 2 कॉन्सेप्ट हो गए, एक ईश्वर जो हमने बना दिया, जो लालची है, जो कंडीशनल है। अगर केदारनाथ नहीं आओगे तो मैं नहीं सुनूंगा। बगल वाले जो शिव जी हैं घर के, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, केदारनाथ जा रहा हूँ।
बगल में मेरे घर के सामने, में कानपुर से या कहीं से कोई बिलोंग करता है या लखनऊ इलाहाबाद से, बगल में गंगा जी, कभी नहाने नहीं जाएंगे, कुंभ में नहाने जाएंगे, महाकुंभ में, क्योंकि अमृत की बूंदें मिलेंगी, अमर हो जाएंगे। अरे ईश्वर हमेशा है, हर जगह है, कण कण में है। मैं आपको बताता हूँ, हम कितने साइंस और टेक में एडवांस थे जब हमारे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी चल रहे थे, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, दर्शन, मीमांसा, वेदांत, ठीक है, जिसमें हम एटम्स की बात करते थे। उस टाइम ये आपके जो बाहर के लोग हैं, चाहे यूरोपियन हो, इन लोगों को कपड़े पहनने तक की तमीज़ नहीं थी। जो हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी, हम बहुत एडवांस थे। हम एटम्स की बात कर रहे हैं, महर्षि कणाद, जे डॉल्टन तो अब कर रहे हैं कॉपी करके, चोरी करके। भाई महर्षि कणाद बोल रहे हैं कण कण में ईश्वर है, उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। क्यों ईश्वर है, या हर चीज़ लिविंग थिंग क्यों है। सपोज कि ये मैं घड़ी पहने हूँ, ठीक है, ये घड़ी एटम से बनी होगी, ठीक है। एटम में आपको पता है एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, तो इस घड़ी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जिसमें मूवमेंट हो गया, गति हो गई, तो वो फिर तो लिविंग थिंग हो गया ना। तो इसलिए कण कण में इसमें अभी भी न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहे, सोफे में, हर जगह बोलते हैं ना कि आप हर नॉन लिविंग थिंग में भी प्राण है, क्योंकि एनर्जी है, कुछ ना कुछ रोटेशन में चल रहा है, कोई एनर्जी है जो उसको चला रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो एनर्जी आ रही है ना। यहाँ पर कहते हैं ना कि आपकी अगर गाड़ी है उसको साफ रखो, केयर करके रखो, वो एनर्जी फील करती है आपकी। आप जिनकी गाड़ी गंदी देखो, ख़राब देखो, वो वास्तु बोल देते हैं बाद में उसको, लेकिन वो आपकी एनर्जी फील करेगी, इसका बिहेवियर तो बहुत ख़राब है मेरे प्रति, वो ठुकेगी, रोज़ ठुकेगी। जो लोग गाड़ी बहुत प्यार से रखते हैं, केयर के साथ रखते हैं, अपनी कोई भी चीज़, आप देखो वो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच कर रही है। एनर्जीज़ की बात हो रही है, तो मैं एक चीज़ और शुरू करना चाहूँगा। कई लोग बोलते हैं जादू टोना हो गया हम पे, कोई जादू टोना नहीं होता, नज़र वजर कुछ नहीं होता, सारा खेल एनर्जीज़ का है। तो एनर्जी का मैंने आपको, हम क्या है, एक एनर्जी तो है, इक्वल टू mc², आइंस्टीन हमको बता गया, हम एक एनर्जी है जी, ठीक है। जब हम बुरे काम करते हैं तो हमारी जो एनर्जी या ऑरा है वो डाउन जाने लगता है। ओके। जब डाउन जाने लगता है तो जो लोग हमारे लिए नेगेटिव हैं उनकी एनर्जी हम पर आने लगती है, और हम फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके काम करने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी कंट्रोल हो गई हमारी। इसी के लिए बोला गया कि आप ब्लेसिंग्स करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, तो आपकी एनर्जी का जो लेवल है हाई होता जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी का एनर्जी लेवल इतना हाई है, इतने अच्छे काम किए, कर लो उन पर जादू टोना, अगर होना हो तो सबसे पहले हो जाता ना उन पे। लेकिन वो अपना केदारनाथ जाते हैं, अच्छी एनर्जीज लेते हैं, लोगों की हेल्प किसी ना किसी वे में करते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन किया, इतने सात्विक हैं और इतनी पूजा करते हैं, तो उनकी एनर्जी है। सारा खेल एनर्जी का है, साइंस एंड टेक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, भ्रम है। अच्छा, अभी कुछ ट्रांजिट्स होने वाले हैं, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पे आता हूँ। अभी बहुत सारे ट्रांजिट होंगे, सैटर्न का भी ट्रांजिट है, राहु केतु का भी है, बृहस्पति का भी इस साल ट्रांजिट है। बृहस्पति के ट्रांजिट में ये कहा जा रहा है कि वो अतिचारी हो रहे हैं इस साल, और 8 साल तक रहेंगे। ये बात आप ही ने मुझे कुछ देर पहले ऑफ द कैमरा बताई थी कि 8 साल तक ऐसा रहेंगे, और ये अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट देगा ह्यूमन लाइफ के ऊपर, अलग अलग तरीकों पर। 8 साल अगले वैसे भी देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए, हर इंसान के लिए, टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए, स्टार्टअप्स के वाइज देखा जाए, हर एरिया और हर सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से दुनिया भाग रही है, ग्रोइंग हो रही है। 8 सालों में हम कहाँ होंगे, हम उसका प्रोजेक्शन लेकर चल रहे हैं। और 8 सालों में आप कह रहे हैं ये जो 2033 तक का समय होगा, लगभग बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। इसका इंपैक्ट क्या रहेगा उस पर? देखिए, अतिचारी या ट्रेसपासर, ये साइंस का एक वर्ड है, ठीक है। नॉर्मली समझिए होता क्या है अतिचारी। एस्ट्रोलॉजी में आप ये प्लैनेट सारे सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे हैं, जब ये सूर्य की कक्षा के थोड़े ज़्यादा निकट आ जाते हैं तो इनकी जो स्पीड है थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है। अतिचारी को मैं लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊँ, एक व्यक्ति सीधा चल रहा है, अचानक वो पीछे आने लगे, अचानक वो दाएं मुड़ने लगे, बाएं मुड़ने लगे, तो वो क्या करेगा, यानी वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया है, और वो अपने आसपास के पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगा। अतिचारी होने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि जिन जिन लोगों की कुंडली में, जैसे कि मिथुन राशि में, कर्क राशि में, धनु राशि, इन 3-4 राशियों में इस साल ये अतिचारी होकर रहेंगे, तो उनकी लाइफ में मूवमेंट्स बड़ी तेज़ी से होंगे, क्योंकि 30 डिग्री तो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, फिर रेट्रोग्रेड होगा, फिर घूमेगा, 3-4 बार ये घुमाता रहेगा, तो लाइफ में बड़े मेजर चेंजेस हो जाएंगे। अचानक उनका कैरियर चेंज हो जाएगा, कुछ कर रहे हैं, आज जॉब कर रहे हैं, मालूम चला 1 हफ्ते बाद कुछ नया बिजनेस शुरू कर दिया। एक अनसर्टेनिटी रहेगी, एक नेगेटिव एस्पेक्ट, इसको बहुत पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए।
इससे पहले देखिए जब जब अतिचारी हुआ ट्रांजिट, जब इसकी गतियां खराब हुई तो फैक्ट फिगर पे बात कर लेते हैं तो क्या हुआ था, जी। तो उससे आप हाँ, हिस्ट्री से फ्यूचर समझ में आ जाएगा। लाइक महाभारत के टाइम जुपिटर अतिचारी हुए थे। अच्छा। तो वो देखिए कितना चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब भी जुपिटर अतिचारी थे। ओके। तो चीज़ें तो काफ़ी क्या अगले 8 सालों में वर्ल्ड वॉर 3 होगा? हम अभी उसी पर आ रहे हैं और हम एक और डेटा लेके आ रहे हैं। अभी अतिचारी हुए थे 2018 से 22 तक। तो यहाँ पर भी एकदम नई चीज़ आ गई जो हमने कभी देखी नहीं थी, कोरोना। अगर मैं आज से कोरोना से पहले किसी से बात आता कोरोना के बारे में कि एक ऐसी बीमारी होगी जिसमें मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा तुमसे और तुम मेरे घर के अंदर भी नहीं घुस सकते, और मेरे कोई सगा संबंधी भी मर रहा होगा तो मुझे उसके पास जाने की परमिशन नहीं है। हाँ। तो कहते हैं पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, हम दूर खड़े हो जाएंगे तो क्या हो गया। तो अब लेकिन लोग मानते हैं। अब जो अतिचारी होगा तो देखिए दो चीज़ें होनी है। अपने 8 साल की बात की, इन्हीं 8 साल के भीतर एक टर्म और होगा, रोहिणी सकट भेदन। ये एक टर्म है, इसका रेफरेंस भी पद्म पुराण में है। अच्छा। और इसमें प्रॉपर आपके शिव जी नारद जी को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर दशरथ जी को जाके दे आओ जी। कि एक ट्रांजैक्शन होने वाला है। शनि आपका कृतिका के अंतिम नक्षत्र में जा रहा है, वृषभ राशि में जाने वाला है, रोहिणी में जाने वाला है, रोहिणी नक्षत्र में। तो अगले 12 साल थोड़े से उनके लिए डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं। महामारी, बीमारी, परेशानी, युद्ध, अशांति। तो आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि आप, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट ईश्वर के कनेक्शन में थे कि आप जो मेजर अरेंजमेंट्स करने हैं आप अपने कर लो। तो दशरथ जी को जैसे ये बात पता चली वो बड़े परेशान हो गए कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, मेरे टाइम में अगर लोग परेशान होंगे। तो उन्होंने शनि जी की प्रार्थना की और सब कुछ किया, तो उस टाइम वो ब्लेसिंग से सब बच गए। लेकिन ये टर्म जब जब हमारी भारत की कुंडली में आया, वर्ल्ड वाइड आया, तो उसके इम्पैक्ट आए। ये फुल इम्पैक्ट में होगा 26 जुलाई 2030 को, यानी आज से 5 साल बाद। ओके। लेकिन इसके इम्पैक्ट 2-3 साल पहले ही आने शुरू हो जाएंगे। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम लगभग 100-125 साल पीछे जाते हैं। हर 30 ईयर में ट्रांजेक्शन होता रहता है जी। जब हम फैक्ट फिगर बताते हैं तो जो हमारे ऑडियंस है, व्यूअर, उनको चीज़ें सही लगती हैं, लॉजिकल लगती है। लॉजिकल लगती हैं। देखिए फर्स्ट टाइम जब अतिचारी हुआ था 1912-14 के आसपास, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था, सत्याग्रह हुए, तो बहुत सारी चीज़ें नई शुरू हो गई थी। बिल्कुल। क्योंकि उससे पहले तो हम आज़ादी या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुछ जानते ही नहीं थे। सेकेंड टाइम जब अतिचारी हुआ, ये अतिचारी हुआ आपका जी 44 या 45 के आसपास, लगभग 30 साल बाद। तो आप देखो 39 से ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था जो 45-46 तक रहा। हिरोशिमा, नागासाकी जैसे बड़े शहर डिस्ट्रॉय हो गए। फिर 30 साल बाद इसका जब नंबर आया तो बांग्लादेश युद्ध हुआ। ओके। फिर 30 साल बाद जब इसका नंबर आया इंडिया में, तो भुज में बहुत विनाशकारी भूकंप आया, लाखों लोग मरे, संसद पर आतंकी हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, अफगानिस्तान और ये वॉर हुई, और आपके गोधरा में सांप्रदायिक दंगे हुए। मतलब आप देखो, मतलब ये सारी घटनाएं तब हुई थी जब ये योग बना। ये ट्रांजिट के आसपास के 2-3 साल पहले जो शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये दो ट्रांजिट मैच कर रहे हैं। तो इतने पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं है आने वाले टाइम को लेके। प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इन प्रॉब्लम से हम हमेशा निकले हैं, फिर निकल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलती रहेंगी। इससे ना कोई मानवता को खतरा है, ना आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मरने वाला, जो लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, अरे कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, सामान्य स्थितियाँ आई थी, हाँ बहुत सारी डेथ हुई, 20-25% आबादी का करेक्शन हुआ, तो अभी भी होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप घर पे बैठोगे आपके ऊपर मिसाइल गिर जाएगी। पहला वर्ल्ड वॉर आपका आदमियों से लड़ा गया, दूसरा एटॉमिक या न्यूक्लियर से वेपन से लड़ा गया। ये जो होगा अलग तरीके का, आपकी टेक्नोलॉजी वॉर होगा, टेक्नोलॉजी वॉर, आप पर साइबर अटैक्स होंगे, आपके जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हैक किया जाएगा, आपकी इकोनॉमी को, पैरेलल इकोनॉमी को वीक किया जाएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक महीने में सब हुआ के सब शांति से बैठ गए। ये 3-4 साल चलने वाला प्रोसीजर है। हाँ, इसके बाद जो करेक्शंस हैं जो भारत की कुंडली में है कि AI का दौर आ रहा है। भारत की कुंडली में भी आने वाले समय में मंगल की दशा खत्म होते ही राहु की महादशा आएगी। राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है। और ये कब आएगी? 2032 में। और 18 साल रहेगी। अच्छा। उस टाइम भी मैंने प्रेडिक्शन की थी, फिर कर रहा हूँ। उस टाइम हम कैलिफोर्निया नौकरी करने नहीं जाएंगे, IT या फिर सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली से लोग पुणे और अहमदाबाद काम करने आएंगे। हम इतना एडवांस हो गया। 2032 के बाद हिंदुस्तान इतना एक IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इनमें इतना स्ट्रांग होगा। उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री योगी जी होंगे, चीज़ें बहुत बैलेंस चल रही होंगी, ज़्यादा किसी को शरारत करने नहीं दी जाएगी,
नहीं तो बुलडोजर तो आप बहुत तैयार है। स्ट्रिक्ट हैं इस बात पर कि प्रधानमंत्री उस समय पर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल होंगे, और इनके टाइम में हर चीज़ बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएगी। इनकी ओके। कुंडली बहुत अच्छी है, इनके प्रारब्ध बहुत अच्छा लिखा हुआ है इनके हाथों से भारत का, इनके संचित कर्म बहुत अच्छे हैं। आप इनकी कुंडली उठाकर देखिए, लगन मत उठाइए, आप उनके अंदर जाइए, आप इनकी जैमिनी एस्ट्रोलॉजी लगाइए, इनके D60 चार्ट एनालाइज कीजिए, तो आपको जो एस्ट्रोलॉजी जानता है वो उसको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। ओके। और ऐसे व्यक्ति बार बार नहीं आते। मैं कोई बीजेपी का प्रमोटर नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का प्रमोटर हूँ। जिसको एस्ट्रोलॉजी स्ट्रांग बोलेगी वो स्ट्रांग है, जो एस्ट्रोलॉजिकली वीक है वो वीक है मेरे लिए, खत्म बात। अच्छा, 2032-2033 का आप जो समय बोल रहे हैं, क्योंकि एआई का दौर शुरू हो चुका है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में एआई का एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही बूम होगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे कि एक बीमारी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसका नाम है कैंसर। बीते 5-7 सालों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा। पहले हम सुनते थे किसी गाँव में एक व्यक्ति को कैंसर है, शहर में एक व्यक्ति को कैंसर है। आज का दौर वो है, बहुत लोग रिलेट करेंगे कि हर परिवार में एक व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, वो कह रही हैं 2030 तक हम कैंसर का इलाज लेकर आ जाएंगे, वैक्सीन लेकर आ जाएंगे। क्या उसकी संभावनाएं आपको लग रही हैं? क्योंकि कैंसर बहुत बड़ा डर है आज के मन में, आज के दौर में लोगों के मन में। एस्ट्रोलॉजी की अगर मुझसे आप पूछे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है जी। कि बाकी देशों को तो नहीं, लेकिन भारत भी बहुत जल्दी जो कैंसर की वैक्सीन है इसको बनाएगा और पूरी दुनिया में इसको प्रोड्यूस करके इसका काम बढ़ाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सारे सेक्टर्स में भारत बहुत अग्रणी बनने वाला है। ओके। और कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि आप नॉर्मली एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ कुंडलियाँ कैंसर प्रोन होती है, आप जान सकते हो। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लगते हैं, फिर आपकी कुंडली में भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, तो आपको फिर ज़्यादा अलर्ट होना ये चाहिए। पॉसिबिलिटी है। सपोज जैसे बृहस्पति है, ये आपका विस्तार का कारक है, एक्सपेंड का कारक। कैंसर क्या है? वो भी आपका विस्तार, फैलता है। आपकी जो सेल्स हैं वो अननेचुरल वे में ग्रो करने लगे। तो जहाँ पर भी बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, राहु क्या है? चीज़ों को मल्टीपल कर देना। जैसे शेयर मार्केट में राहु का बहुत इंपैक्ट रहता है, मल्टीपल कर देता है ओवरनाइट। तो ऐसे ही जब बृहस्पति राहु आपकी कुंडली के छठे भाव या खराब भावों से संबंध बना लें, 6 या 12 से, और इनकी जो पोजीशनिंग हो ठीक ना हो, तो आपको फिर अलर्ट हो जाना चाहिए अपने लाइफ स्टाइल को लेकर, क्योंकि आपकी कुंडली अब कैंसर प्रोन हो गई है। तो आपको और ज़्यादा सजगता रखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा अगर किसी को कॉम्बिनेशन देखता है तो मैं उसको अलर्ट, ये तो नहीं बोलता कि तुम्हें कैंसर हो जाएगा, ये बोलता हूँ कि अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डराने का नहीं, जगाने का काम है। आप किसी को बोल दो तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तो दोबारा तो आपके आएगा ही नहीं, सदमे से मर और जाएगा। सदमे से मर जाएगा वो कुछ दिन में। जैसे कि आजकल एक चल रहा है कि मैं बता दूंगा कि किस घड़ी कि कौन सी तारीख आप मरोगे। सलमान खान 67, अम्बानी के लड़के निपट जाएंगे 45 साल में ही, सोनाक्षी का तलाक हो जाएगा, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। भैया ऐसा है कि जो मृत्यु का काम है यमराज के पास ही रहने दो। ठीक है, जहाँ तक अच्छा दिख रहा है बताओ आप उसको, जहाँ आपको गड़बड़ लगता है वहीं एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन रोक दो। तुलसीदास जी कहते हैं जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश, ये सब हानि विधि लाभ हाथ। जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। तो उसको विधि हाथ ही रहने दो। यमराज जी की दृष्टि अगर टेढ़ी हो गई थोड़ी सी कि मेरा काम कौन कर रहा है, नीचे बैठ के लिख के दे रहा है कि इतने टाइम पे 67.5 पे ही उठ रहा है, या मैं किसी की मौत की प्रिडिक्शन करनी शुरू कर दूं कि 83वें साल के जैसे ही पहला दिन आएगा मंगलवार 8:48 पे आपकी डेथ हो जाएगी, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ओके। ये एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज़ है। देखिए, एक ही स्कूल से, एक ही विद्यालय से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और सबको समान विद्या मिलती है। अब उस विद्या नॉलेज को कौन कैसे यूज़ करता है, कुछ भलाई में, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में। तो एस्ट्रोलॉजी का काम केवल लोगों को अलर्ट करना, जगाना, उनको ईश्वर से कनेक्ट करवाना। अगर उनकी कुंडली में कोई कमी है, खुद भगवान नहीं बनना। अब लाल किताब का आपने नाम लिया और एस्ट्रोलॉजी की बात की, ये तो एक मैन मेड चीज़ है, कोई 500-600 साल पहले आई। इनके मैं कॉन्सेप्ट सुनता रहता हूँ कि बृहस्पति अगर 4, चौथे, 7वें, 10वें में हो तो ऐसे इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए, भंडारा नहीं करना, पता नहीं क्या क्या है जो। तो एक चीज़ बताइए, हमारा अंतिम सहारा ईश्वर है, हम परेशान हैं जी। अब ये लाल किताब वाले कहते तुम ईश्वर के पास ही मत जाओ, मंदिर मत चले जाना, तुम बर्बाद हो जाओगे। किसके पास जाऊँ मैं? तुम्हारे पास आ जाऊँ? फिर तुम मुझे ₹1,00,000 का सामान चेप दोगे। आप लॉजिक सही बात समझो है। ना भाई, मैं परेशान हूँ, कोई मेरी नहीं सुनना, ना नातेदार, ना रिश्तेदार, ना घर, ना परिवार, मैं किसके पास जाऊँगा? तुम बोल रहे हो मंदिर भी मत जाओ, यानी तुम बोल रहे हो कि तुम भगवान से बड़े हो। आप यही तो क्लेम कर रहे हो
मंदिर जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास आएगा तो तेरी बरकत होगी, तेरा ये बद है, तेरे इस खाने में इसका मालिक यहाँ बैठा है, तेरी औलाद पता नहीं क्या नाम शनाब। ठीक है, ये उनके कर्म है और ये कर्म उनको उनकी लाइफ में आएंगे। एस्ट्रोलॉजी हमारी बहुत प्योर साइंस है और मैं सबसे कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को जानना भी चाहिए। ये आपको एक कर्म जगाने का काम करती है, आपको एक्टिवेट करने का काम करती है। आप अगर निष्कर्म होकर पड़े हो और कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो आपको यही बोलेगा काम करो, आप यही आपका जीवन बदलेगा। कुंडली में 12 ही खाने के होते हैं, कभी आपने सोचा 13वां क्यों नहीं हो गया? नहीं, क्यों? मैं बताता हूँ। 12 खाने हैं जी। 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कुंडली को ऐसे डिवाइड कर दिया गया, पहला हाउस धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष, पांचवा धर्म, छठा फिर आपका अर्थ, फिर 7वां काम, 8वां मोक्ष, 9वां धर्म, 10वां अर्थ, 11वां काम, 12वां मोक्ष, मुक्ति, हर चीज़ की मुक्ति। चौथा भाव सुख का है, जब आपको सुख एक्सट्रीम हो जाए तो सुख से मुक्ति। 8वां भाव इंद्रिय सुख का है, उससे मुक्ति, मोक्ष। जिस चीज़ से आपको एक्सट्रीम हो जाए मोक्ष। 12वां हाउस आपका जब शरीर से मुक्ति, मोक्ष। तो आप देखो 4 त्रिकोण बना दिए, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। आपका जीवन इसी के आसपास घूम रहा है। पुरुषार्थ हमारे जो ऋषि मुनि थे, पराशर जी, जैमिनी जी, भृगु जी, अगस्त मुनि जी, उन्होंने सब लिखा। ये कोई ऐसा नहीं कोई ये मैन मेड ज्ञान है, ये डाउनलोडेड ज्ञान है और ये डायरेक्ट ईश्वर से मिला है उन्हें। ऐसे कन्वर्ट जैसे आप मैं कर रहा हूँ। अब वो बृहस्पति के बारे में लिख रहे हैं कि बहुत हैवी प्लानेट है, यहाँ पर बहुत हवाएं चलती हैं, उसके कारकत्व लिख रहे हैं कि बहुत हैवी है, वायु प्रधान है, ऐसे। तो वो वहाँ पर उनका सूक्ष्म शरीर गया, विजिट किया, तब लिखा है। थोड़ी कि कपोल या जो नहीं समझ में आया, डायरेक्ट ईश्वर के कनेक्शन में थे, वहाँ लिखा उन्होंने। तो हमारा एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत प्योर साइंस है। इसको बदनाम कर दिया गया है, इसको रेमेडी बेस्ड कर दिया गया है। ये एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत तरह तरह की रेमेडीज हैं, कई तो वियर्ड रेमेडीज भी आती हैं। लोगों ने रील देखी होगी, एक दही वाला उपाय बताया गया साहब। मैं इसको अभी आपको रोकूंगा और अलर्ट करूंगा सभी लोगों को। ऐसा है कि जो प्राइवेट पार्ट पे दही लगाने वाला जो जिसने भी उपाय बताया है, उसको आप बिल्कुल भी मत माने। शादी आपकी हो ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दही ले 10 रुपए का, उसमें चीनी डालें और खा ले वो ज़्यादा बेटर है आपकी हेल्थ के लिए। साहब देखो, रेमेडी क्या होती है? रेमेडी आपकी चीज़ों को नहीं काट सकती। काट सकता है रेमेडी है ना, ब्लेसिंग्स करो, आप ब्लेसिंग करो, अच्छे काम, वो आपसे होगा नहीं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे जो पूर्वज थे इतने विद्वान थे, वो सूर्य ग्रहण, आर्यभट्ट, 4 चंद्र ग्रहण की कैलकुलेशन बता रहे, नासा वाले उसको आज भी फॉलो करते हैं। 100 साल बाद का पंचांग आज लेकर रखा है। आज हमारे यहाँ बनारस से बैठा आदमी कैलकुलेट करके बता देगा कब कब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने हैं, और यहाँ पर नासा वाले वही बताते हैं डेट। अब ये जो आ गई है गुरु माएँ बहुत सारी, गुरु जी आ गए बहुत सारे, इनका बस नहीं चल रहा साहब। नहीं तो ये जो सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब शुरू करा दे। जिसका मंगल 4थे भाव में, वो 15 साल में शादी कर ले, और जिसका मंगल 12वें में चला गया वो एक काम करे, जब पति मर रहा हो तो उसकी चिता में बैठ जाए, सती प्रथा हो जाए। ये इतना इनको तो मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट को लॉ लाना चाहिए कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसका बेस क्या है। आप देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर जाओ, भारत के संविधान पर जाओ, 51A साफ साफ लिखा है कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि लोगों में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, आप उनको साइंटिफिक अप्रोच दें। आप क्या बोल रहे हो, दही लगाओ? आप क्या बोल रहे हो कि अगर 1000 का कर्जा है आप पे कुछ, या आपको पैसा चाहिए तो लाल पोटली में यहाँ बांध के कुछ रख दो, वहाँ रख दो, क्या होगा लाल पोटली में? बैठे रहो, कुछ नहीं होना। ये मिसगाइड कर रहे हैं आप। एक साइंटिफिक अप्रोच, कर्म क्या है? एक साइंटिफिक अप्रोच है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स क्या है? एक साइंटिफिक अप्रोच है। अगर आप ये कहते हो कि कोई भी उपाय इस तरीके के काम नहीं करते, तो फिर वो कौन सा आपकी नज़र का उपाय जो आप खुद करते हो कि भाई इस उपाय को करो, अगर साधना होगा तो उससे सधेगा? साहब एक ही उपाय है, अच्छे कर्म करो, लोगों के साथ अच्छे से रहो। दिन में एक बार एक काम कर दो। पूजा का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, किसी भी रोते इंसान को दिन में एक बार हंसा दो, सर आपके महामृत्युंजय ग्रंथ हो गए। किसी एक व्यक्ति को ऐसा मौका दो जो आपकी वजह से खुश हो जाए दिन में, ये पूजा हो गई सर। भगवान बहुत सिंपल है सर। आप देखो ना, आप पुराने जो हुए हमारे, भगवान के साथ आप हट कर सकते हो, आपकी बात मानेंगे, आपके साथ चल देंगे, वो तो निर्मल है। माँ के बिहारी कृष्ण जी, ये तो आप बोलते हैं ना, एक धन्ना सेठ की कहानी सुनी होगी, वो कृष्ण जी को फोर्सफुली खाना खिलाता तो बेचारे खा लेते थे। वो कहते थे कि नहीं खाया तो मैं पीटूंगा। तो भगवान बहुत निर्मल, बहुत कोमल, बहुत सहज, बहुत सरल है।
इनको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। समस्या है, जाओ बैठो मंदिर में, आराम से डिस्कशन करो कि साहब दिक्कत क्या है मेरे साथ, क्यों मैं हो रहा है काम मेरे साथ? अपना कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। चलो अच्छा, आपको दिक्कत देनी है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, फिर मुझे आप शक्ति दो। आप बोल रहे हो कि मेरे साथ बुरा होने वाला है और मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मैं मेहनत से पीछे नहीं हट रहा। पहला प्रॉमिस मैं आपको आज ये कर रहा हूँ, भगवान से बोलो ठीक है, अब मुझे इसके साथ थोड़ी सी पावर भी दे दो आप, कि जिससे कि मैं इन चीज़ों को झेल पाऊँ। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है आपसे। आप रोज़ सुबह सुबह भगवान के पास पहुँच जाओ और कंप्लेंट करना शुरू कर दो, अरे भगवान आपने क्या कर दिया, ये वो, मेरा अच्छे ये काम कपड़े हो जाए, पहन 10 लो, रुपए का प्रसाद गेरुआ कपड़े चढ़ाऊंगा। पहन लो, बुरे काम करो। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप कुछ पूछ रहे थे शायद, थोड़े कलर्स का कुछ पूछ रहे जी, थे मैं मुझसे। रंगों के बारे में पूछ रहा था कि क्या रंग जो होते हैं, कोई बहुत सारे लोग कहते हैं आप काले कपड़े मत पहनो। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला, पॉडकास्ट में आए उन लोगों ने, कि आप ये कलर मत पहना करो, आपको ये सूट नहीं करेगा। दूसरे आए, उन्होंने कहा यही कलर पहना करो, ये अच्छा लगता है या ये सूट करता है। जी, काम करते हैं सब, कलर साइंस काम करता है क्या? देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। कलर साइंस, बहुत पहले तो कलर्स थे ही नहीं, बहुत सिंपल ही चीज़ें थी हमारी लाइफ में। कलर्स तो अब आए हैं, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके बनाए। हमारे पास तो इंद्रधनुष वाले जो रंग थे वही थे। जी। तो कलर्स मेरे हिसाब से तो कुछ भी काम नहीं करते, ये आपके मन का भ्रम है। सफ़ेद कपड़े पहन के गंदे काम कर रहे हो आप, या भगवा धारण करके आप अगर गंदे काम कर रहे हो, तो कहाँ से आपके जीवन में एनर्जी आनी। काले कपड़े पहन के जो व्यक्ति अच्छे काम भी कर रहा है, तो उस पर ब्लेसिंग्स है सर। कहाँ आप उलझ रहे हो कलर कलर में। साहब 2 घड़ियाँ पहन लो, जीवन बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा साहब जीवन, बताओ। समय तो बनाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। हाँ। समय ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने ये घड़ी पहन रखी है, बहुत मेहनत से खरीदी, ईमानदारी से, अपने पैसों से, तो इसके लिए मैंने मेहनत की तब ये घड़ी पहनी। ये थोड़ी कि मैं घड़ी पहन लूँगा फिर मेरा समय बदलेगा। समय बदलने के लिए मैंने मेहनत की, तो समय बदला, मैंने घड़ी खरीदी। इसके बाद समय बदलेगा, मेहनत करूँगा, फिर कोई घड़ी सही खरीदूँगा। बात है। ये थोड़ी कि मैं घड़ी घंटा पूरे शरीर में धारण कर लूँ, कुछ नहीं होगा। बकवास है पहली चीज़। दूसरा साहब, एक कुछ लोग बोलते हैं कि नाम के आगे ए लगा दो, पी जोड़ दो, अपने ये स्पेल घटा दो, कास्टर्स जो होते हैं स्पेलिंग चेंज करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बकवास है, मन का भ्रम है। आप सोचो कि ये एनर्जीज क्या काम कर रही है। एनर्जीज आपके कर्मों से बड़ी नहीं हो सकती। आमिर खान को आपने देख लिया, उसने डबल ए लगा दिया तो वो बन गया बिग स्टार, उसकी पिक्चर हिट हो गई, तो हम भी करेंगे। साहब आप उनके कर्मा देखो जाके, 48 घंटे 72 घंटे बिना रुके काम करते हैं। आप कर सकते हो, कोई नॉर्मल इंसान महीनों तक घर नहीं जाते। कोई रोल करना होता तो उसी रोल को जीते हैं। उसके लिए अपना खाना पीना जो त्याग करते हैं, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो 1-8% उन्होंने अपने नाम करेक्शन कर लिया, तो 1-8% का हो सकता है सपोर्ट मिल गया, 1-8%, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो जो काम किया उनकी मेहनत काम किया। अब उनकी मेहनत नहीं देखते हो। आमिर खान बनना, उसने 2 नाम कर लिए। बालाजी वाली जो है एकता कपूर, वो के से करती हैं। आप उनका काम जाके देखो ना, आप उनके बराबर काम करने लगो, आपको कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप पहले काम करो, कर्म करो, देन फिर ये आपका थोड़ा बहुत आपके मन में रहता है तो कर लो। लेकिन जब तक कर्म नहीं करोगे, ए लगा लो, पी लगा लो, 4 घड़ियाँ पहन लो, इस दिन ये कपड़े मत पहनो, इस नंबर वालों के साथ दोस्ती मत करो, इस नंबर वालों से अलर्ट हो, सब बकवास है। ठीक है, मेरी इंटेंशन ही गलत है। मैं किसी भी इंसान के साथ मिलूँ, वो आखिरी में मुझे फिर गालियाँ ही देगा ना। चाहे मैं किसी नंबर, भाई मैं एक बदमाश आदमी हूँ। हाँ, अब मेरा नंबर जैसे 1 है, अब मुझे बोला गया कि आप 8 नंबर वालों से दूर रहो, शनि का नंबर है। अब मेरी तो फितरत ये है कि मैं तो हर इंसान के साथ बदमाशी बेईमानी करता हूँ, तो मुझे हर नंबर वाले गाली देंगे ना उठने के बाद। 8 नंबर वाला क्या। हाँ। आप बोलो ना, आपकी इंटेंशन सही है, आपके लोग के साथ व्यवहार सही है, सब आपके दोस्त हैं। वो बोलते हैं ना कि जब आप सही हो तो सब सही है, सब जब सही है। आप गलत हो तो सब गलत है। तो सारा ज्ञान कर्मा पे है। अगर कर्म सही है तो सबको सही है, कर्म प्रधान है। आज का जो पॉडकास्ट है, इसका जो मुझे लगता है टैगलाइन है, इसका जिस्ट जो है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा विल बी बैक। कर्मा आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा करते हैं। कर्मा के लिए एक कहानी कही गई है, जैसे कि एक मैदान है, उसमें हजारों गायें आप छोड़ दो और एक बछड़े को छोड़ दो, तो वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा। वो ये गारंटेड है, टेस्टेड है। तो यही कर्म आपको ढूंढ लेंगे। आप चाहे किसी भी जन्म में कहीं भी हो, लौट के आएगा आपके पास। आप ये मत सोचो कि आज, और कर्मा की जो मार्केट से, कर्मा का जो इंडिकेशन है, आप स्टॉक मार्केट देखी कभी जी, उसमें ऐसे टिक 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 फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो हमें डिस्प्ले दिख नहीं रहा। लेकिन हमारा जो कर्मा का डिस्प्ले जो ऊपर लगा हुआ है ना, मेरे नाम का, वो हर क्षण ऐसे ऊपर नीचे प्लस माइनस चल रहा है। क्यों? ग्राफ चल रहा है उसका। जैसे मैंने गलत सोचा मन में कि आज एक काम करता हूँ, इसको ठगता हूँ, तुरंत नीचे आया, माइनस में गया। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, ये पैसे मैंने कमा लिए, इससे कुछ अच्छा काम कर देता हूँ, किसी को डोनेट कर दूँ, ऊपर चला गया। तो वो लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। और जिस दिन
फ्लक्चुएट होना बंद हो जाएगा, उस दिन वो हमारा क्लोजिंग है। फिर वो खत्म। मोक्ष है। वो मोक्ष नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नेक्स्ट डे ओपनिंग होगी ना, यानी नेक्स्ट हाँ, बर्थ ओके। होगा कि करेक्शन होके होनी है अगले दिन। अगर करेक्शन होके होनी है तो करेक्शन होके होगी, अच्छी होनी है तो और बढ़ की होगी। फिर वही लोग होते हैं जो चांदी की चम्मच के साथ अडानी साहब के घर में पैदा अडानी होते साहब हैं। के उनको अच्छे काम करने सर, बहुत उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उसको भोगना भी तो पड़ेगा। हाँ। मोक्ष में क्या है कि ऐसा थोड़ी नहीं कि आप अच्छे अच्छे अच्छा, काम जो लोग करते कहते हैं जाओ। कितना सही जिंदगी है भाई, एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ कुछ करना ही नहीं है, तो वो पिछले जन्म में इतना कर चुके हैं कि इस जन्म में वो संचित बैठ कर- के खाएंगे। बैठ के खाएंगे सर। आप लोग देखते हो ना कि होते हैं आपकी हमारे जीवन में, पूरी फैमिली में, सोसाइटी में, कि ये तो बड़ा बदमाश आदमी, अभी इतनी बदमाशी करता है, लोगों को रुलाता है, गुंडा बदमाशी करता है और सब कुछ ठीक चल रहा है। हम साले को सुबह शाम पूजा करते हैं, फिर भी हमारे खाने के वांदे पड़े हैं, हाँ। किसी का 1 रुपया नहीं मारा, ये दिन में 100 लोग। तो ये जो कर रहा है ये इसके कर्मा काउंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसका रिफ्लेक्शन इसको मिलेगा, अभी मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, बट मिलेगा मिलेगा जरूर। जरूर। अभी जो वो भोग रहा है ना, वो पीछे का कर रहा है। आप जैसे कहीं जाते हो तो आपकी जेब में कुछ पैसे होते हैं ना, जब तक पैसे हैं तब तक आनंद चल रहा है। जैसे वो पैसे खत्म, आनंद खत्म। जब आनंद खत्म तो फिर जीवन में कष्ट शुरू। तो इसलिए बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे अच्छे काम करते रहो, तो पैसे जेब में बढ़ते रहेंगे आपके। आप चाहे जितना खर्च करो कम नहीं पड़ेंगे। आप संचित कर्म चाहे जितने अच्छे लेके आओ, लेकिन अगर आप खराब काम कर रहे हो तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, फिर आपको कष्ट उठाना पड़ेगा जीवन में। यानी कि कुल मिलाकर आज के पॉडकास्ट को अगर मैं समअप करूं और सारी चीज़ों को समझूं तो सारे कर्मों का खेल है, ज्योतिष भी कर्मों का खेल है। आप वही करो जो आप सह सकते हो या अपने लिए आप पसंद करते हो, यही एक पूरा जीस्ट है। आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बोलिए। मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं सबको यही बोलता हूँ, फिर इस बार बोलूँगा कि देखिए, आपकी जो आस्था है ज्योतिष पर बना कर रखिए। ज्योतिष एक बहुत प्योर साइंस है, इसमें कोई चमत्कार होते नहीं है कि कोई आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और ये उम्मीद रखो कि वो 1 महीने में आपके जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म कर दे, वो नहीं कर सकता। ज्योतिष आपकी एक साइंस है, एक एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। ये आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट करता है। कुछ उसकी भी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो चाहता है, प्रे करता है कि आपके जीवन के कष्ट दूर हों। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें मानिए, अच्छे काम करते जाइए, आपका जीवन अपने आप अच्छा होता जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए स्टूडियो में और आपने बहुत अच्छी अच्छी बात, मैं कई बार आपकी बातों में खो भी गया था, मैं सुन रहा था, समझ रहा था लॉजिकली उन सब चीज़ों को। तो कुल मिलाकर कर्म अच्छे करने हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं, या मैं अपने लिए अगर एक लाइन को पिक करके जाऊं तो वो यही है कि कर्म प्रधान है, वही करो जो आप अपने लिए सहना चाहते हो इस जन्म में, चाहे आने वाले जन्मों में। आपको भी अगर अडानी साहब के घर में पैदा होना भविष्य में, तो आपको इस जन्म में वो काम करने होंगे कि आप अडानी के घर में जा सको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आज के पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। थैंक यू।